नमस्कार। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण बिजनेस के इस लाइव शो पर जिसका नाम है आपके शेयर हमारी राय, जहां पर हम आपके चुने गए स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं। एक्सपर्ट से ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपने स्टॉक्स चुने हैं उन पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है या कहे कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो क्या कुछ होनी चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ गए हैं वो है हितेश राठी, टेक्निकल एनालिस्ट एंजल वन। हितेश सर, वेलकम टू जागरण बिजनेस। Hi, good afternoon, Riya ji. Thank you for having me on your show. इट्स माय And प्लेजर। and आपको और आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। आपने मेरे को अपने शो पर बुलाया एंड मैं आशा करता हूँ जो कि मैं किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार से आपके शो को और आपके दर्शकों को वैल्यू ऐड कर सकूँ। थैंक यू सो मच सर, हमारे शो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए हम जो डिस्कशन का सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर मार्केट्स पर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी इस वक्त 24,580 के लेवल्स पर नजर आ रहा है। 0.81% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी इस वक्त हमें 57,682 के लेवल्स पर नजर आ रहा है। शुरुआती दौर से ही हमने देखा कि बाजार में आज जो शुरुआत है वो भी काफी दमदार हुई और बाजार धीरे धीरे रिकवरी करते हुए 24,500 के लेवल्स जाते गया और अब 24,500 के ऊपर ही बहुत कंफर्टेबली निफ्टी जो है वो सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। कई तमाम फैक्टर्स हैं जिन्होंने आज बाजार को एक सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से बाजार में रिकवरी देखी जा रही है। बी इट क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतों में हम गिरावट देख रहे हैं। ये फिलहाल 4.97% की गिरावट के साथ $83.56 प्रति बैरल पर आ गया है। इसी के साथ वी कैन नॉट फॉरगेट कि एफपीआई की जो खरीदारी है वो भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने भारतीय इक्विटी में 20,199 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसी के साथ ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज द ऑन गोइंग वॉर सिचुएशन, दैट इज अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर भी टालने का बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद से हमने बाजार में एक हरियाली देखी है। इसके अलावा ग्लोबल बाजार से भी हमें काफी मजबूत संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों में तेजी है। हैंगसेंग शुरुआती कारोबार से ही बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है रुपी वर्सेस डॉलर। आज जो रुपया में हम मजबूती देख रहे हैं डॉलर के कंपैरेटिवली, रुपया जो है वो 31 पैसे मजबूत होकर 95.12 के स्तर पर पहुंच चुका है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिन्होंने बाजार को अपलिफ्ट करने की कोशिश की है और जो रिजल्ट है वो अभी आपके सामने है कि किस तरह बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है वो हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले जो मैं सर आपसे सवाल लेना चाहूंगी, जो जानना चाहूंगी, वो यही होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी पर फिलहाल जो करंट लेवल्स हैं उन पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं रिया जी। तो जी। निफ्टी फिलहाल के लिए हमने आज सुबह बहुत ही शानदार शुरुआत देखी है, जहां पे निफ्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,450 24,500 के ऊपर खुला। बट उसके जी। बावजूद भी अगर हम निफ्टी का ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो 24,650 24,700 के बीच में भी निफ्टी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो पिछले 3 महीनों से हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो जी। अगर किसी भी प्रकार का एक सस्टेन्ड अपमूव अगर हमें देखना है, ताकि हम ये बोल सकें जो एक रिकवरी हमने देखी थी मार्च महीने के लोस से, निफ्टी ने 22,600 के 22,300 के पास से लगभग लगभग 24,600 तक हम आए थे। उसके बाद पिछले 3 महीने से बाजार एक साइडवेज ट्रेंड में फंसा हुआ है। जब तक बाजार 24,800 के ऊपर एक हम्म। सस्टेन्ड मूव या सस्टेन्ड क्लोजिंग हमें निफ्टी में नहीं मिलती है, हमें अभी तक उतना इस लेवल्स पर, करंट लेवल्स पर इतना अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए, अगर मैं निफ्टी की बात करूं। वही अगर ओके। मैं बैंक निफ्टी की बात करूं रिया जी, तो बैंक निफ्टी पे जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो फिलहाल के लिए निफ्टी से ज्यादा बुलिश होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी, अगर हम पिछले कुछ वीक को छोड़ दें, पिछले 1 महीने की भी बात करें, तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में हमने देखने मिला था। बट लेकिन पिछले कुछ वीक में, पिछले 1-2 सप्ताह से हमने बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर देखा था, जहां पर बैंक निफ्टी के जो मीडियम टर्म चार्ट्स है वहां पे एक हमें ब्रेकडाउन, बट लेकिन अब क्या हो रहा है, वो ब्रेकडाउन जो था वो एक वीक ब्रेकआउट में पलट गया है। इसका ये मतलब है जो कि नीचे लेवल्स पर, लोअर लेवल्स पर अराउंड 57,100 टू 56,600, वहां पे हमने बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड और बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी है। तो उस वीक ब्रेकआउट को मद्देनजर रखते हुए, उस वीक ब्रेकआउट को ब्रेकडाउन को देखते हुए अब आगे चलते हुए हमें बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है। और अगर हमें किसी भी प्रकार का डिप मिलता है बैंक निफ्टी में,
स्पेशली टुवर्ड्स द जोन ऑफ 57,500 टू 57,450, वहां पे हमें बैंक निफ्टी को जरूर बाय करना चाहिए। और हमें लगता है जो कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा। ओके सर। तो चलिए सर, हम क्वेश्चन आंसर्स भी अब राउंड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जो सवाल मैं पिक करूंगी वो मैं लूंगी ज्योति कुमारी का। वो आपसे जानना चाहती है एनबीसीसी पर एट 113 और क्वालिटी वॉल्स इंडिया है एट 37। तो इन दो स्टॉक, ऑल्सो एनएमडीसी भी ले रखा है एट 96। तो इन पर इनको लॉसेस हो रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। एक एनबीसीसी, क्वालिटी वॉल्स एंड एनएमडीसी। यस सर। जरूर, अगर हम सबसे पहले एनबीसीसी को देखें तो एनबीसीसी का जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो फिलहाल के लिए एक फंसे हुए से ट्रेंड की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। हालांकि स्टॉक में अराउंड द लेवल्स ऑफ 90 टू 85 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। एंड जब तक ये जो जोन है 90 टू 85 का होल्ड करता है, हमें लगता है स्टॉक में एक अच्छा बाउंस आ सकता है। और अगर आप अभी भी देखें तो स्टॉक ने अराउंड द लेवल्स ऑफ 110 115 के बीच से लगभग लगभग यहाँ पर 90-85 के बीच पे आकर खड़ा हुआ है और वहां से वापस घूमने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 90 टू 85 के बीच को होल्ड करता है, हमें लगता है जो कि इस स्टॉक में कभी भी बाउंस आ सकता है। बट अगर किसी भी प्रकार से स्टॉक में 85 और 90 के लेवल्स के नीचे हमें मूव देखने मिलता है, तो फिर हमें एग्जिट करने की सलाह उस स्टॉक में बन जाएगी। उसी के साथ अगर हम क्वालिटी वॉल्स की बात करें, तो पिछले कुछ वीक से हमने देखा है जो कि क्वालिटी वॉल्स भी अंडर प्रेशर रहा है। और क्वालिटी वॉल्स में हमें एक बेरिश हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के नेकलाइन के नीचे से हमें ब्रेकडाउन देखने मिला है। बट लेकिन हैविंग सेड दैट, उस ब्रेकडाउन के बाद भी स्टॉक एक अच्छी रिट्रेसमेंट दे रहा है। और अगर किसी भी प्रकार से स्टॉक 33 रुपए या 35 रुपए के ऊपर मूव देता है, तब हमें एक पैटर्न इनवैलिडेशन का सजेशन मिलेगा या पैटर्न इनवैलिडेशन होते हुए दिखेगा। उसके बाद स्टॉक में जो ट्रेंड रिवर्सल हमें मिलेगा। तो फिलहाल के लिए एनबीसीसी और क्वालिटी वॉल्स में कुछ ज्यादा अच्छा रुझान या कुछ किसी प्रकार का बुलिश स्ट्रक्चर हमें बनते हुए नहीं दिख रहा है। तीसरा स्टॉक जो आपने बताया रिया जी, एनएमडीसी, पिछले कुछ समय से हमने देखा है मेटल स्टॉक्स अंडर प्रेशर रहे हैं, उनमें काफी सेलिंग हमने देखी है। बट लेकिन अगर हम एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी ने पिछले इस साल के बिगनिंग में जब मेटल स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे थे, अबव द लेवल्स ऑफ 82 टू 85 हमने एक ब्रेकआउट मिला था। उस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने लगभग 95 टू 96 के लेवल्स को छुआ था। एंड वहां से हमने स्टॉक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा। बट लेकिन अगर हम अभी बात करें तो एनबीसीसी जो ब्रेकआउट हमने जनवरी के महीने में देखा था उसके ऊपर अब उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है। तो जब तक एनबीसीसी में 80 टू 78 के लेवल्स होल्ड करते हैं, हमें ये उम्मीद रहेगी जो कि ये जो करंट रिट्रेसमेंट है ये स्टॉक में एक प्रकार का ब्रेकआउट रिटेस्ट है, जो स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर को और बुलिश बना देता है। तो जब तक स्टॉक में 78 टू 80 के जोन्स होल्ड करते हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे जो कि एनबीसीसी में एक अच्छा बाउंस हमें वापस देखने मिल सकता है। बट किसी भी प्रकार से अगर 80 या 78 का लेवल्स एनएमडीसी में टूटता है, तो फिर स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वीक हो जाएगा और हमें मीडियम टर्म में लगभग लगभग 70 से 65 के लेवल्स भी एनएमडीसी में देखने मिल सकते हैं। ओके। ओके सर। अगला जो मैं सवाल लूंगी वो लूंगी राजू कुमार प्रसाद का। वो आपसे जानना चाहते हैं जील के बारे में। जो बाय है वो है 110। तो आपसे जानना चाहते हैं कि प्लीज सजेस्ट स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म में ऐड करूं या नहीं। तो जील है इनके पास, और स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं। अगर किसी ने लंबी अवधि के लिए जील को बाय किया है 100 110 या 100 के बीच में, तो उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे जील को बाय किया है। जील के हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिख रहा है अबव द लेवल्स ऑफ 95 टू 96। एंड स्टॉक एक हायर हाई हायर लो पे फॉर्मेशन पे ट्रेड कर रहा है, जो हमें बताता है जो कि स्टॉक का जो इमीडिएट ट्रेंड है वो अपवर्ड अलाइन हो गया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जील का अच्छा है। बट लेकिन अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो नीचे में मीडियम टर्म की स्टॉप लॉस की बात करें तो 80 रुपीज के आसपास का एक स्टॉप लॉस मीडियम टर्म में रख सकते हैं। बट अगर कोई लंबी अवधि के लिए बाय किया है स्टॉक को 100 रुपए से 110 रुपए के बीच में, तो जब तक स्टॉक 60 टू 65 के लेवल्स को नहीं तोड़ता है, जील में बने रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जील का बुलिश हो चला है। ओके सर। अगला जो स्टॉक है वो है जीपीटी हेल्थ केयर पर। साइनाथ जी का सवाल है।
जीपीटी हेल्थ केयर है 160, क्वांटिटी है 481। सर 180 टारगेट कब तक आएगा? और जुनिपर होटल एट 228 और क्वांटिटी है 300। तो 2 मंथ्स का आपका पॉइंट ऑफ व्यू और टारगेट जानना चाहते हैं, जीपीटी हेल्थ जीपी केयर एंड जुनिपर होटल। जीपीटी हेल्थ को किस लेवल पे बाय किया है उन्होंने? 160 और क्वांटिटी है 481। ओके, तो 160 के लेवल्स में बाई किया है, तो फिलहाल के लिए वो मुनाफे में है। और ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर हम देखें जीपीटी हेल्थ में, तो स्टॉक एक साइडवेज रेंज में ही है। बट साइडवेज रेंज में होते हुए भी स्टॉक ने 130 135 के लेवल के नीचे एक वीक ब्रेकडाउन दिया है। तो जब भी वो एक वीक ब्रेकडाउन देता है तो हम ये एंटिसिपेट करते हैं टेक्निकल टर्म्स में, जो कि स्टॉक अपने पूरे रेंज के दूसरे एंड भी जाएगा, जो लगभग लगभग स्टॉक में 190 से 200 के बीच में है। तो मीडियम टर्म में रिया जी हमें स्टॉक में 200 रुपए तक का लेवल दिख सकता है। और अगर स्टॉक 200 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट वापस देता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक एक प्राइमरी अप ट्रेंड में आ जाएगा और स्टॉक में हम हायर लेवल्स देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक था सर वो था जुनिपर होटल। ओके, तो अगर हम जुनिपर की बात करें रिया जी, तो जुनिपर का जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है वो बुलिश नहीं है। स्टॉक एक लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, जो हमें बताता है जो कि स्टॉक में एक सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड है। तो किसी भी स्टॉक में अगर एक डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड हो तो उसमें बने रहने की या निवेश करने की सलाह नहीं बनती है। तो अगर किसी ने उस स्टॉक को बाई कर रखा है, तो अगर हमें किसी भी प्रकार का एक बाउंस मिले टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ अराउंड 259 टू 260, वहां पे स्टॉक को एग्जिट करना चाहिए। मीडियम टर्म में अगर 210 215 तक के भी लेवल्स आते हैं तो हमें उसको एग्जिट करना चाहिए। ओके सर। अगला जो सवाल है वो है दीपक जुगात की तरफ से। वो लिखते हैं कि आईटीसी होटल्स बाय प्राइस इज 175 एंड आईटीसी लिमिटेड बाय प्राइस इज 325। होल्ड करूं फर्दर या फिर एग्जिट कर लूं या फिर ऐड करना चाहिए? सबसे पहले हम आईटीसी होटल्स की बात करें रिया जी, तो ओवरऑल होटल स्पेस में हमने काफी अच्छे मूव्स देखे हैं, चाहे वो लीला पैलेस होटल्स हो, शैलेट होटल्स हो। तो जनरली होटल स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। बट लेकिन अगर मैं आईटीसी होटल्स की बात करूं, तो आईटीसी होटल का जो स्टॉक है रिया जी, थोड़ा सा फंसा हुआ सा है। स्टॉक के चार्ट्स भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो कंसिडरिंग दी ओवरऑल बेरिश टेक्निकल स्ट्रक्चर, स्टॉक में 180 190 के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो अगर हमें किसी भी प्रकार का एक डिप बाउंस मिलता है आईटीसी होटल्स में, तो उस स्टॉक को भी एग्जिट करना चाहिए। अब अगर मैं आईटीसी की बात करूं, तो पिछले कुछ दिन में हमने देखा है एफएमसीजी स्टॉक्स जैसे कि नेस्ले, ब्रिटानिया, मैरिको, इन सब में हमने एक अच्छा बाई, अच्छे मूव्स देखे। बट उसके बावजूद भी रिया जी आईटीसी में कुछ ज्यादा मूवमेंट हमें देखने नहीं मिला। उसके पीछे का रीजन ये है जो कि टेक्निकली स्टॉक ने बिलो द लेवल्स ऑफ 360 365 के नीचे एक ब्रेकडाउन दिया था। एंड उसके बाद से स्टॉक एक सस्टेन डाउन ट्रेंड में है, जहां पे स्टॉक एक लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। हैविंग सेड दैट, स्टॉक के डेली चार्ट पर हमें एक बुलिश वेज फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। बट लेकिन जब तक उस वेज फॉर्मेशन के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट नहीं मिलता है, जिसका ब्रेकआउट अबव द लेवल्स ऑफ 290 टू 295 आएगा, स्टॉक का जो इमीडिएट ट्रेंड है वो साइडवेज ही रहेगा। एंड जब तक हमें स्टॉक में कंफर्म ब्रेकआउट ना मिले, किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह हम नहीं दे सकते हैं। ओके सर। अगला जो सवाल है वो है संजीव आनंद का। वो आपसे जानना चाहते हैं सेंसेरा इंजीनियरिंग के बारे में, आजाद इंजीनियरिंग एंड लॉरस लैब। लिखते हैं कि आई एम गेटिंग 50% अपसाइड इन ऑल द स्टॉक्स, तो शुड आई कंटिन्यू इट्स लॉन्ग टर्म स्टोरी? तो बेसिकली आपसे जानना चाहते हैं कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए इन 3 स्टॉक्स में। तो पहला स्टॉक है सर सेंसेरा इंजीनियरिंग। सबसे पहले अगर हम सनसेरा इंजीनियरिंग की बात करें, तो सनसेरा इंजीनियरिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर में है रिया जी। स्टॉक एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है और उसी के बीच स्टॉक में 3000 से 3050 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आया है। अब अगर हम इमीडिएट ट्रेंड की बात करें, तो अगर स्टॉक अभी फिलहाल के लिए अपने एक कंटिन्यूअस स्विंग ब्रेकआउट के पास भी खड़ा है, जहां पे स्टॉक अगर 3460 से 3465 के ऊपर हमें डेली लेवल पे क्लोज देता है, तो स्टॉक में कंटिन्यूअस ब्रेकआउट भी हमें देखने मिलेगा। तो ओवरऑल सनसेरा इंजीनियरिंग में बने रहने की सलाह बन रही है। एंड अगर किसी भी प्रकार से अगर स्टॉक अपने लोज इन द रेंज ऑफ 3100 टू 30,050 3050 के नीचे टूटता है,
तब सनसेरा इंजीनियरिंग में एग्जिट करनी चाहिए। बट जब तक ये लोज नहीं टूटते हैं तो पूरे ओवरऑल बुलिश ट्रेंड को राइड करना चाहिए और स्टॉक में बने रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक लॉरस लैब्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर वाला स्टॉक है एंड पूरे फार्मा स्पेस में हमने देखा है पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी तेजी हुई है। काफी सारे फार्मा स्टॉक्स अपने करंट लो से 30%, 40%, 50% तक चल चुके हैं। लॉरस लैब्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है रिया जी, बट लेकिन हो सकता है जो कि क्योंकि इतना ज्यादा चल चुका है स्टॉक और पूरे फार्मा स्पेस में भी हमने अच्छी तेजी देखी है, तो हो सकता है थोड़ी सी सेलिंग हम इमीडिएट टर्म में थोड़ा बहुत 2-4-5% का एक डिप देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ऊपर के लेवल्स में कुछ फार्मा स्टॉक्स में हमें प्रेशर बनते दिख रहा है। तो ये रही लॉरस लैब्स पर भी। सिंस यू टॉक्ड अबाउट फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर में लॉरस लैब के अलावा आपको कोई स्टॉक है पसंद आ रहा है जो इस वक्त? जरूर। अगर मैं बात करूं डीवीज लैबोरेटरीज की, डीवीज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स इन द फार्मा स्पेस। अगर आप डीवीज को किसी भी फार्मा शेयर के अगेंस्ट एक रेशियो चार्ट प्लॉट करेंगे रिया जी, तो डीवीज इज आउट परफॉर्मिंग एवरी स्टॉक, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे वो ग्लेनमार्क फार्मा हो, या चाहे वो लुपिन हो। तो डीवीज पे राय जरूर बनती है बाय करने की। बट लेकिन क्योंकि डीवीज भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिन में लगभग 7,200 से लेवल कि 7,200 के लोस से स्टॉक लगभग 8400 से 8500 के पास आके खड़ा है। तो करंट लेवल्स पे बाई नहीं रेकमेंड करेंगे, बट लेकिन अगर स्टॉक हमें किसी भी प्रकार का एक डिप देता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 8100 टू 8000, वहां पे निवेश या ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से डीवीज लैबोरेटरीज को जरूर ले सकते हैं। ओके सर, ओके। अगला जो हम सवाल लेंगे वो लेंगे डी जुगात का, जो लिखते हैं गुड आफ्टरनून सर, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं आपका। एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का 125 क्वांटिटी है एट 285। फिर लिखते हैं शैल आई एग्जिट इन लॉस या फिर मैं होल्ड करूं लॉन्ग टर्म के लिए? एलन बेरी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो स्टॉक काफी वीक है रिया जी। तो अगर कोई भी स्टॉक, जैसे हम टेक्निकली कहते हैं, अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए राय ये रहेगी जो कि किसी भी प्रकार का अगर एक अपमूव मिले तो उनको एग्जिट करने के लिए देखना चाहिए। ओके सर। अगला जो सवाल है वो है